Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we will discuss history, the chapter Nationalism in India. As we were discussing in last video and already we knew about the impact of the First World War, the idea of Satyagraha, Rowlatt Act, Jallianwala Bagh Massacre in first part. And in first part already we have discussed Khilafat movement, why NCM and NCM in towns and rebellion in countryside, Swaraj in the plantation. In second part, yes, in this week, in second part we will discuss towards civil disobedience in the Salt March and the civil disobedience, how participants saw the movement, limits of the CDM. In this we will discuss about the countryside, what was the effect of CDM and what were the limitations of CDM. In this video we will discuss, and in the last we will know about the sense of collective belonging. Okay, now we are starting in the first video, that is towards the civil disobedience. In this we will talk about why Mahatma Gandhi ji called off NCM. As we have discussed the NCM in previous video कि NCM टाउन्स में किस तरीके से स्टार्ट हुआ एंड इसका कंट्री साइड एरिया में किस तरीके से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अवध पीजेंट्स मूवमेंट एंड गुरिल्ला मूवमेंट, दैट वाज गुडेम हिल मूवमेंट एंड जहाँ पर ट्राइबल्स ने मूवमेंट किया था अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में. और हम प्लांटेशन वर्कर्स का जो मूवमेंट था उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो मूवमेंट था NCM, गांधी जी ने क्यों कॉल्ड ऑफ कर दिया था. ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि एक तो ये जो NCM कॉल्ड ऑफ किया गांधी जी ने, तो इसके कॉल्ड ऑफ होने से लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट छा गया था. लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके थे, है ना. कि और क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस थे. एक तो रीज़न ये भी था कि भाई जैसे चोरी चोरा वाला जो एक इंसिडेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे उन्होंने क्या किया था, पुलिस स्टेशन में पास के पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जहाँ पर कि 22 जो पुलिस वाले थे वो जिंदा जला दिए गए थे. ठीक है, तो गांधी जी ने इसको इमीडिएटली मूवमेंट को क्या कर दिया था, कॉल्ड ऑफ कर दिया था, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो उनके भाई फॉलोअर्स हैं उनको अभी और ज़्यादा ट्रेंड करने की ज़रूरत है. तो गांधी जी के कुछ जो लीडर्स थे, यानी कि कुछ जो हमारे पॉलिटिशियन थे, वो ये चाहते थे, जो काउंसिल मेंबर्स रह चुके थे, कि भाई अब क्या आने वाले थे, ये इलेक्शंस आने वाले थे. और वो ये मास स्ट्रगल से, इनके पार्टिसिपेशन से बहुत ज़्यादा थक चुके थे. और अब वो जो प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शन होने वाले थे उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, है ना, जो कि सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट 1919 में. तो उनको ये लगता था कि ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अपोज अगर आप करना चाहते हो तो काउंसिल में रहकर कर सकते हैं. उनको क्या लगता था कि काउंसिल में रहकर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनकी पॉलिसीज़ का आप अपोज कर सकते हैं, आर्ग्यू फॉर द रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट द काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक. ये बात भी सही है कि हालांकि काउंसिल जो थी वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक तो हम नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं थी इनको, है ना, लेकिन फिर भी जो था उनको ऐसा लगता था. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ जो कांग्रेस लीडर्स जो थक चुके थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे. तो इसमें हम देखेंगे कि जो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जो हैं, उन्होंने स्वराज पार्टी दिसंबर 1922 में फॉर्म की थी. CR दास ने और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी जो थी वो फॉर्म की थी. एंड द कांग्रेस, विद इन द कांग्रेस टू कंटेस्ट इलेक्शंस. बट यंगर जो लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे वांटेड मास रेडिकल एजिटेशन. ये भाई विरोध करना चाहते थे. एंड डिमांडेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस. और ये किसके लिए डिमांड कर रहे थे,
कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड कर रहे थे और ये मूवमेंट करना चाहते थे। तो यहाँ पर ये हमने देखा किसके रिगार्डिंग कि ये जो था एनसीएम को कॉल्ड ऑफ क्यों कर दिया गया था। ठीक है, तो आप देखिए कि एनसीएम जब कॉल्ड ऑफ हुआ तो उसके बाद 1922 में नेशनलिज्म हैड बीन केप्ट अलाइव बाय द गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स हु वर्कड इन द विलेज। इस सिचुएशन में क्या था कि हम देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में टू फैक्टर्स जो है क्या करते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे फिर दोबारा से शेप देते हैं कि फर्स्ट जो था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो इस टाइम पे चल रहा था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल के जो प्रोडक्शन के जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए थे 1926 में जस्ट हाफ हो गए थे। क्या हो गए थे? जस्ट हाफ हो चुके थे। तो इससे जो पीजेंट्री थी उनकी कंडीशन जो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। ठीक है, तो जैसे एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थे वो गिरना शुरू हुए 1926 से, और ये 1930 में आप देखेंगे कि कोलैप्स हो गया। एंड एज डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स, ये जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे उसकी डिमांड भी क्या हो गई थी, फेल एंड एक्सपोर्ट जो था वो भी बर्बाद हो चुका था, डिक्लाइन हो चुका था। ठीक है, तो पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि वो जो रेवेन्यूज़ थे उनको पे कर पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। तो 1930 तक जो कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा टर्मोइल हो चुकी थी। इसी कंडीशन में हम देखेंगे कि जो साइमन कमीशन भी इंडिया में आया था। साइमन कमीशन के बारे में हम देखते हैं कि ये जो था, ये कमीशन जो बिठाया गया था, ये आप देखेंगे कि न्यू टोरी गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में थी, है ना, उसने इसको क्या किया था, ये जो सर जॉन साइमन के अंडर में ये कमीशन बनाया गया था एंड सेटअप इन द रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये जो जितने भी मूवमेंट्स हो रहे थे, है ना, उन सबको दबाने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंक्शनिंग हो रही थी उसको वॉच आउट करने के लिए, एंड उसको नए नए जो सजेशंस थे कि किस तरीके से रिप्रेस किया जाए, इसके लिए जो नए नए सजेशंस थे और जो चेंजेस लाने थे उस सब के लिए उन्होंने इस कमीशन को गठित किया था। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि द प्रॉब्लम वाज द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, है ना, दे वर ऑल ब्रिटिशर्स, कि आप जिसके बारे में डिसीजन लेने जा रहे हैं उनमें से कोई भी जिसके बारे में आप कमीशन बना रहे हैं पॉलिसीज़ बनाने के लिए, अब ये जो न्यू लॉज बना रहे हैं उसमें कोई भी मेंबर जो है क्या नहीं है, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। जिनके बारे में आप लॉज बनाने जा रहे हैं, जिनके बारे में आप डिसीजन ले रहे हैं, उनमें से कोई भी मेंबर नहीं था, सारे के सारे कैसे थे, इसमें ब्रिटिशर्स थे। तो व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, जब ये कमीशन इंडिया में आया 1928 में, याद रखिए डेट कब आया, 1928 में जब ये साइमन जो था इंडिया आया, ये आयोग जो था, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो ग्रीट किया लोगों ने, जो वेलकम किया इसका, वो किस स्लोगन के साथ किया, गो बैक साइमन। किसके साथ किया, गो बैक साइमन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों ने इसको ग्रीट गो बैक साइमन के तौर पे किया था, और इसी बहुत सारी जो पार्टीज़ थी, चाहे मुस्लिम लीग्स थे, चाहे कांग्रेस थी, सभी ने इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर द वायसरॉय जो थे, उस समय जो वायसरॉय का नाम क्या था, लॉर्ड इरविन। उस समय जो वायसरॉय थे वो अनाउंस्ड अक्टूबर 1929 में, उन्होंने फिर जो है इस प्रेशर में आके उन्होंने डोमिनियन स्टेटस जो था उसका ऑफर दिया। तो लेकिन क्या था कि फ्यूचर जो कब करेंगे, क्या करेंगे, इस सब को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं था। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें वह क्या करेंगे, वो इस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का ये जो है ऑफ़र दिया।
तो लेकिन जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। द रेडिकल्स विद, यानी कि कुछ जो होते हैं ना जो इसमें कांग्रेस के लीडर्स जो थे वो कुछ क्या थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू है ना और सुभाष चंद्र बोस, ये जो थे वो बहुत ज़्यादा असर्टिव हुए। एंड लिबरल्स एंड मॉडरेट्स जो दिया, यहाँ पे 2 पार्ट्स में जो कांग्रेस लीडर्स आर डिवाइडेड, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक तो हैं रेडिकल्स और दूसरे हैं मॉडरेट। तो जो दूसरे लिबरल्स एंड मॉडरेट थे हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। तो धीरे धीरे अपना जो है क्या प्रभुत्व खोने लगे थे लोगों के बीच में। और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में क्या हुआ था कि लाहौर के जो कांग्रेस सेशन हुआ था, तो वहाँ पर इन्होंने लाहौर कांग्रेस सेशन में जो डिमांड रखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड रखी थी किसकी, पूर्ण स्वराज के लिए, यानी फुल डिपेंडेंस के लिए इंडिया के लिए। तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी, यानी कि देखिए 1947 से पहले भी ये 26 जनवरी 1930 को उन्होंने जो है एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की थी कि हम जो है इसको करेंगे। और उस समय क्या लेंगे, फुल इंडिपेंडेंस यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए कि स्ट्रगल के लिए वो वहाँ पर प्लेज लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि ये जो सेलिब्रेशन था उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया है ना, और इसको अटेंशन जो थी वो बहुत कम मिली थी। तो महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि कुछ ऐसा मूवमेंट किया जाए, एक ऐसा मूवमेंट किया जाए जिसमें कि सारे लोग, चाहे रिच हो पुअर हो, चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, वो सभी लोग जो है इस मूवमेंट से जुड़े। कोई एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो कि सभी लोगों की एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसा इशू, उसको लेकर वो मूवमेंट करना चाहते थे। तो उनको ऐसा मौका मिला भी गांधी जी को। देखिए लॉर्ड इरविन एंड महात्मा गांधी, जैसे आपको पता है कि उस टाइम पर जो थे वो वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। तो गांधी जी ने उस टाइम पर जो भी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उन सबको लेकर, जैसे महात्मा गांधी ने क्या देखा कि जो सॉल्ट को उन्होंने एक ऐसा पावरफुल सिंबल के तौर पे देखा कि नमक के अगर इशू को लिया जाए तो ये पूरे कंट्री को यूनाइट किया जा सकता है। यानी जो उनको 26 जनवरी 1930 को जो उनके जो इवेंट वो लाना चाहते थे, जिस इवेंट को वो लोगों का अटेंशन लेना चाहते थे, उसको बहुत ज़्यादा कम अटेंशन मिला। तो वो उन्होंने क्या देखा कि जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो उनको ऐसा पावरफुल सिंबल लगा कि जिसके बेस पर वो क्या कर सकते थे, लोगों को यूनाइट कर सकते थे। तो ऑन 31 जनवरी 1930, देखिए यहाँ पर आप जो है डेट को मेंशन कर सकते हैं 31 जनवरी 1930 को, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी ने एक लेटर लिखा, किसको लिखा, वायसराय इरविन को लिखा, जिसमें उन्होंने कितनी डिमांड लिखी थी, 11 डिमांड। कितनी डिमांड लिखी थी, 11 डिमांड लिखी थी, है ना। जिसमें से कि कुछ तो जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड थी, लोगों की डिमांड थी, अलग अलग जो क्लासेस थे उनकी, चाहे वो पीजेंट्स थे, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, उन सब की डिमांड्स को लेकर उन्होंने 11 डिमांड लिखी। एंड द आइडिया वॉज मेक टू डिमांड वाइड रेंजेस, सो all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a unite campaign, जिससे कि वो जो है सभी को उस यूनाइट कैंपेन में शामिल करना चाहते थे। सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो क्या थी, मोस्ट स्टायरिंग जो डिमांड थी उनकी वो क्या थी, ऑल ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। देखिए सॉल्ट चाहे रिच है पुअर है, हिंदू था मुस्लिम था, किसी भी रिलीजन से किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, लेकिन जो नमक सभी के लिए एक क्या था, स्टेपल फूड था, सभी की मेन डिमांड था। और उसके बनाने पर क्या, उस पर क्या लगा हुआ था, उस पर टैक्स लगा हुआ था। तो सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर लाइक, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम of food, and the tax on salt the government monopoly over its production। यहाँ पर केवल गवर्नमेंट को ही क्या था, ये विशेष अधिकार था कि उसका प्रोडक्शन जो है केवल क्या कर सकती है, वही ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर सकती है।
ठीक है। तो महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि इस तरीके का जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि नमक हमारा, पानी हमारा, सब कुछ हमारा, उसके बावजूद भी हम ही उस पर टैक्स दें, क्यों दें। तो गांधी जी ने इस तरीके का जो फेस था, ऑप्रेसिव जो फेस था ब्रिटिश रूल का, उसको लोगों के सामने रिवील किया और उन्होंने इस टैक्स को रिमूव करने की डिमांड की। हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने जो लेटर लिखा था ना, वो एक अल्टीमेटम था। एंड अगर ये डिमांड पूरी नहीं हुई, कब तक, 11 मार्च तक, 11 मार्च तक। उन्होंने कब लिखा, जनवरी में लिखा, 31 जनवरी को लिखा, और उन्होंने 1 महीने का टाइम भी दे दिया उनको, लगभग 1 महीने का, कि अगर भाई मार्च 11 तक उन्होंने ये डिमांड फुलफिल नहीं की तो फिर वो क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेंगे, लॉन्च करेंगे। और वो जो आप देखेंगे कि जो लॉर्ड इरविन है ना, वो बातचीत करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे इन सब मैटर पे। नतीजा क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने एक फेमस सॉल्ट मार्च जो है कैंपेन, वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो 78 जो उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, उनके साथ वो लगभग 240 माइल्स चले, जिसमें कि आप देखेंगे वो लगभग 10 दिन में उन्होंने ये यात्रा पूरी की। जो 24 दिनों में उन्होंने, कितने दिन में यात्रा पूरी की है, 24 दिन में, यानी कि लगभग वो कितने 10 माइल जो है पर डे चले थे। यहाँ मैं रिपीट करना चाहूँगी कि 24 दिन में उन्होंने अपनी ये यात्रा पूरी की और वो 10 माइल जो थे पर डे चले थे। तो 1000 जितने भी लोग थे, हज़ारों लोग जहाँ उनको सुनते वहीं रुक जाते, है ना, यानी कि जहाँ पर गांधी जी रुकते थे वहीं पर हज़ारों लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, आ जाते थे, है ना। और क्या हुआ था कि ही टोल्ड देम व्हाट ही मीन्ट बाय द स्वराज, कि वही स्वराज का मीनिंग लोगों को समझाते थे, है ना। एंड wherever and urged them to peacefully defy the British, और वो किस तरीके से लोगों से नॉन वायलेंस के रहते हुए लोगों से सत्याग्रह के रूप में किस तरीके से डिमांड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 अप्रैल को वो दांडी पहुँच गए, जहाँ पर उन्होंने क्या बनाया, नमक बनाया था। एंड और सेरेमनली वायलेटेड द लॉ, और उन्होंने जो था, जो नमक कानून था उसको तोड़ा। एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय द बॉइलिंग सी वाटर, और उन्होंने वहाँ पर नमक बनाया। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक रूल को ब्रेक किया। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक रूल को ब्रेक किया। तो ये देखिए जो एनसीएम है, एनसीएम में क्या है कि एनसीएम में हम देखेंगे कि एनसीएम जो है उसमें वो कॉपरेट करने से मना करते हैं, दे विल नॉट कॉपरेट। और सीडीएम में वो क्या करेंगे, है ना, पीसफुली वो जो लॉज हैं उनको भी ब्रेक करेंगे। तो जो सॉल्ट मार्च है ना, सॉल्ट मार्च से उन्होंने जब वो नमक कानून को तोड़ा, तो यहाँ से ये है बिगनिंग हुई है किसकी, सीडीएम की। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, इसको एज, इस मूवमेंट को जो है हम देखते हैं, इस इवेंट को हम एज अ बिगनिंग ऑफ द सीडीएम के तौर पे हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो है एनसीएम से थोड़ा सा क्या डिफर है कि सीडीएम जो है एनसीएम से किस तरीके से डिफर है कि भाई उसमें तो लोगों ने कॉपरेट करने से मना किया था, और इसमें लोगों ने क्या किया, इसमें लोगों ने ब्रिटिश लॉ को भी तोड़ा। जो फैक्ट्रीज थी, मैं नमक बनाने की जो फैक्ट्रीज थी, उनके सामने ही नमक बना के नमक कानून को तोड़ा था, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि as the movement spread, foreign clothes was boycotted, liquor shops were picketed, peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes, village officials resigned, and in place forest people violated forest laws, going into the reserved forest to collect wood and graze cattle. Yes, जैसे कि हम जानते हैं कि आपको पहले से 9th में भी बताया गया है कि किस तरीके से फॉरेस्ट को जो था कैटेगराइज कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। और जो ट्राइबल पीपल दे वर डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट, और जो विलेजेस थे उनको किस तरीके से डिपेंडेड थे फॉरेस्ट के ऊपर, बट नाउ दे वर प्रोहिबिटेड, अब वो नहीं उसमें एंट्री कर सकते थे, वो अपने जानवरों को नहीं लेके जा सकते थे, वुड कटिंग नहीं कर सकते थे। तो ये जो लॉज बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, नाउ दे वर ब्रेकिंग, अब वो क्या हो रहे थे, टूट रहे थे, किसमें, सीडीएम में। यस,
चलिए, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सॉल्ट मार्च जो था वो एज अ बिगनिंग ऑफ सीडीएम के तौर पे उसको मार्क किया गया। और सॉल्ट मार्च में क्या था, 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी ने जो था अपने आश्रम से लेकर साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक मार्च किया, और वो लगभग 24 दिन तक चले और 10 माइल जो थे वो पर डे चले थे। ठीक है, तो अभी इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके की कंडीशन जो थी वो क्रिएट हो गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। वरिड बाय द डेवलपमेंट, इस तरीके के जैसे लोग जो थे वो ब्रेक कर रहे थे लॉज को, तो द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगिन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। और जो इस तरीके से बहुत सारी जगह पे लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारे झगड़े हुए। व्हेन द अब्दुल गफ्फार खान एंड डेवोड, ये कौन थे, बहुत एक शिष्य थे किनके, गांधी जी के बहुत प्रिय शिष्य थे, और इनको क्या कर लिया गया था, 1930 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। वेयर इज अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, तो इनको क्या कर लिया गया था, 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। जो भीड़ थी वो गुस्से में पेशावर की गलियों में उतर आई, एंड फेसिंग एंड आर्मर्ड कार्स। इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया था, कई लोगों को मार भी दिया था, और गवर्नमेंट ने उनके ऊपर क्या की, फायरिंग की। एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे वो शोलापुर के जो थे, उन्होंने पुलिस स्टेशंस पर, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक किया, एंड लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस पर, ऑल स्ट्रक्चर जो कि ब्रिटिश रूल के सिंबल थे, यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल थे, उन सब पर अटैक किया वर्कर्स ने, शोलापुर के वर्कर्स ने। ठीक है, जो भयभीत जो थी, फ्राइटेंड गवर्नमेंट जो थी, अब उसने जो पॉलिसीज़ ऐसी अपनाई थी लोगों को रिप्रेस करने के लिए, तो पीसफुल सत्याग्रही जो थे उन पर अटैक किया गया, महिलाओं पर, बच्चों को मारा गया, और हज़ारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस सिचुएशन में फिर से जब ये वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो गांधी जी को फिर से अपना ये जो मूवमेंट था ये कॉल्ड ऑफ करना पड़ा वंस अगेन। मतलब गांधी जी ने बिना जो फुलफिल हुए डिमांड जो थी, उनको बिना फुलफिल हुए उन्होंने क्या कर दिया, इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। और उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ एक जो था वो पैक्ट में वो आए। तो गांधी इरविन पैक्ट में आप देखेंगे कि भाई क्या है, भाई कॉल्ड ऑफ तो उन्होंने किया, लेकिन किस कंडीशन में किया, कि गवर्नमेंट भी रिप्रेस कर रही है, गवर्नमेंट भी फ्राइटेंड है ना, और इधर चारों तरफ वायलेंट भी हो रहा है। तो गांधी जी ने ये जो था, गांधी जी को सहमत किया गया, तो गांधी जी सहमत हो गए कि किस तरीके का ऑफर दिया गया कि भाई आप लंदन आइए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको इनवाइट किया गया। तो ये जो था किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन, और ये गांधी जी का जो पैक्ट था वो 5 मार्च 1931 जो है इसकी डेट है। तो अब देखेंगे इनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए क्या किया गया, इनको इनवाइट किया गया। अब ये गांधी जी लंदन गए और इन्होंने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, किसके, लॉर्ड इरविन के। तो ये वहाँ जब लंदन गए तो हुआ क्या कि गांधी जी ने देखा कि वहाँ जाने के लिए जब ये एग्री हो चुके थे, तो इस शर्त पे कि भाई ऐसा है, कॉल्ड ऑफ कर दिया जाए, आप राउंड टेबल के लिए आइए, हम बातचीत करते हैं, और जितने भी प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको गवर्नमेंट क्या कर देगी, रिलीज़ कर देगी। इस तरीके की शर्त जो थी उन्होंने एक्सेप्ट की थी। तो दिसंबर 1931 में, देखिए ये कब की बात है, उन्होंने जो गांधी इरविन पैक्ट जो है मार्च में हुआ है, और गांधी जी 1931 में कहाँ गए हैं, लंदन गए कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन बातचीत का क्या हुआ, ये देखिए हम देखेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए थे गांधी जी, और वहाँ पर बातचीत जो थी वो क्या हो गई, वो फेल हो गई, है ना। तो यानी कि जो सहमति थी वो नहीं बनी, और गांधी जी को डिसअपॉइंट होकर वहाँ से लौटना पड़ा, और वो डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से लौटे। तो जब वो कहाँ आए, इंडिया में आए, तो उन्होंने क्या देखा कि गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। गवर्नमेंट ने एक नए तरीके से लोगों को रिप्रेस करना शुरू कर दिया था। अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको जेल में डाल दिया था। कांग्रेस को जो था वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया था,
और नए नए तरीके से जो सीरीज़ ऑफ मेजर्स जो थे स्टार्ट किए गए थे, जो मीटिंग्स वगैरह, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, बाइकआउट्स वगैरह, इन सबको रोकने के लिए। एंड विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी ने अब दोबारा से क्या किया, फिर से CDM जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट बाय द 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। जो लोगों ने पार्टिसिपेट फर्स्ट CDM में किया था, वो लोगों का थोड़ा सा मोह भंग हो गया, किससे, सेकंड CDM से, और उतने लोगों ने उसमें सेकंड CDM में पार्टिसिपेट नहीं किया जितना कि फर्स्ट टाइम में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देन व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो कि इसके पीछे क्या रीज़न था कि लोगों ने फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया एंड नेक्स्ट में पार्टिसिपेट लोगों ने कम किया। तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. So we will see how participant saw the movement in next video. So keep watching. Thanks for watching.